हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कोलाइड अवस्था क्या होती है। आप सभी लोग जानते हैं, सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री का ये एक अगला पार्ट जो आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी अवस्था क्या होती है, कोलाइडी अवस्था का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और किस तरह से हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये देखते थे कि कोलाइड जो हमारा होता है जिसमें हम उसके साइज के मतलब जो पार्टिकल की साइज होती थी उसके आधार पर डिफाइन करते थे कि ट्रू सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, कोलाइड सोल्यूशन कैसे होंगे और सस्पेंशन कैसा होगा। ठीक, तो ये चीजें आपको पिछले वीडियो में बताई गई हैं, जिसका मैंने बताया कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे आज हमें जो बात करनी है, मैंने आपको बताया था कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, मतलब जो कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात अगर हम आपसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम कोलाइड को यहाँ पर डिफाइन करें तो टोटल 8 प्रकार की होती हैं। ठीक, क्या बता रहा हूं मैं आपको, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइड होता है, कोलाइडी निकाय जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था जैसे कि अगर मान लीजिए हमने प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस ली हुई है तो वहां प्रक्षेपण माध्यम को भी गैस लिया तो वहां पर एक नया कोलाइडी निकाय हमारा बनेगा। ठीक, ऐसे ही प्रक्षिप्त प्रावस्था हमने गैस को लिया है, प्रक्षेपण माध्यम को द्रव ले लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा बनेगा ये हमको देखना है। मतलब यहाँ पे टोटल मुझे 8 प्रकार से देखने 8 प्रकार बताने हैं और 8 प्रकार में जो आपका एक गैस का गैस में होता है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रक्षिप्त प्रावस्था अगर 3 गैस की होती है, 3 द्रव की होती है और 3 ठोस की होती है तो ओवरऑल मिला के 9 होती है ना, पर आपको 8 ही क्यों बताई जा रही है। तो एक चीज यहाँ पे इंटरेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या है कि जो गैस प्रक्षिप्त प्रावस्था पर होते हैं और प्रक्षेपण माध्यम में अगर गैस हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपका सॉल्यूशन तैयार होता है, जो कोलाइडी एक तरह से कहा जो निकाय बनता है आपका, वो होता है होमोजीनियस, दैट मीन्स समांगी, जबकि कोलाइडी हमारा कैसा होता है, विषमांगी होता है। इसी कारण से गैस और गैस का यहाँ पर कोलाइड नहीं तैयार होता है। ठीक, तो बातें आपको यहाँ पे बताई गई क्या कि अगर आप ये देखते हैं कि कोलाइडी निकाय की हम प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर उसके नाम की और उसके एग्जाम्पल्स की अगर आप चर्चा करें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था। दूसरा आपका है यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। फिर यहां जो कोलाइड आपका बनेगा, कोलाइडी निकाय का नाम। ठीक, और इसके बाद यहां पर कोई एग्जांपल आप जानना चाहेंगे तो वहां आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक, क्या बताया जा रहा है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, कोलाइडी निकाय का नाम और उसके एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपसे कहा क्या कि प्रक्षिप्त प्रावस्था जो क्या होती है उसमें जाकर जिसको आप डाल रहे हैं, जिसको डाल रहे हैं डेट मीन जिसको आप कह सकते हैं विलय के रूप में, और प्रक्षेपण माध्यम जिसमें आप पदार्थ को डाल रहे हैं, जिसको डाल रहे हैं वो। हाँ, तो देखिए मैं आपसे बात कर रहा था क्या कि प्रक्षिप्त प्रावस्था जो आपकी होती है, देखिए बात की जा रही है प्रक्षिप्त प्रावस्था की, मैं आपसे कह रहा था कि जो पदार्थ क्या होता है उसमें डिजॉल्व होते हैं, जो आप ले जाके घोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो पदार्थ आप ले जाके उसमें डिजॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप सामान्य रूप से विलय बोलते हैं, वो क्या होता है आपका एक तरह से प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है, जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं वो क्या है, प्रक्षेपण माध्यम है। ठीक, अब जो तैयार हुआ आपका एक नया निकाय जो बनेगा, जो नए पदार्थ नई अवस्था में आएगी, वो आपकी होगी क्या, कोलाइडी निकाय, या उसका नाम जो आप बताएंगे यहाँ पे
और लास्ट आपका एग्जाम्पल। ठीक, तो देखिए इसमें पहले हम बात करते हैं यहाँ पे परिचित प्रावस्था में गैस की। पहले परिचित प्रावस्था जब आपकी गैस होगी तो उस सिचुएशन में क्या रखेगा, देखिए पहले मैं सबको यहाँ पे दिखा देता हूं। परिचित प्रावस्था में गैस, फिर यहाँ पे देखते हैं द्रव, फिर द्रव, फिर द्रव। ठीक, फिर आपका आता है ठोस और ठोस। अब आप देखिए, आपको मैंने बताया कि गैस और गैस दो आपने लिए थे, तो ऐसी ही सिचुएशन में जैसे गैस और गैस, फिर तीसरी गैस नहीं लिखी है, इसलिए क्योंकि गैस प्रावस्था का फिर प्रक्षेपण माध्यम भी गैस अगर आप लेते हैं तो वह एक समांगी निकाय बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है, जबकि कोलाइडी हमारा जो होता है वो विषमांगी होता है। ये बात ध्यान में रहे सभी को। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रक्षेपण माध्यम भी आपका, पहले यहाँ पे ठोस की बात करते हैं, दूसरा यहाँ पे द्रव की बात करते हैं। ऐसे इसमें ठोस, द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस। फिर इसी तरह से ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ और ठोस का गैस के साथ। देख लीजिए एक बार पहले, सभी प्रावस्थाएं सबको समझ में आ जानी चाहिए। पहले मैं बताया क्या, गैस का गैस के साथ, फिर गैस का द्रव के साथ, गैस का ठोस के साथ, सॉरी द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, द्रव का गैस के साथ, फिर ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ और ठोस का गैस के साथ। ठीक है, ये समझ में आ रही सबको बातें। अब इसके बाद जो आपका बनता है, अब इसमें कौन कौन से कोलाइडी निकाय बन सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें जो आपका गैस और ठोस का होता है, इसमें झाग या फेन कहते हैं इसे, और इस वाले में जो बनता है वो ठोस फेन बनता है। ठीक है, झाग या फेन, या दूसरा को क्या होता है यहाँ पे ठोस फेन। तो इसमें देखिए ठोस फोम में जो आपका होता है, यहाँ पर ठोस फोम में या झाग या फोम में बताया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर आप चर्चा करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, जैसे आपने देखा भी है, एक झावा पत्थर होता है ठोस फोम के अंतर्गत जो आती है, फोम लिख सकते हैं, ठोस फोम, झावा पत्थर। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से अगर आप देखते हैं उसमें मान लीजिए क्रीम वगैरह जैसे फेसिंग क्रीम जो आती है, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप यहां ले सकते हैं साबुन का झाग, साबुन का झाग। तो ये आपका गैस का ठोस में है, गैस का द्रव में है। ठीक, ये समझ में आ रही है। अब क्या करना है आपको, द्रव और ठोस का, किसका, द्रव और ठोस का लेना है। तो द्रव और ठोस में अगर आप दिखाते हैं पहले, तो इसके अंतर्गत आती है जेल। क्या आती है, जेल, जिसको जैसे जेल या जैम बताते हैं आप, जेल। इसके बाद जो आपका आता है ये है पायस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले अधिकतर पूछे जाते हैं आपसे, पायस। ठीक, मतलब यहाँ पे जो आपका बन रहा है उसी का नाम आप बता रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे जेल बन गया और यहाँ पायस बन गया। फिर आता है आपका एक द्रव गैस का, कहते हैं द्रव एरोसॉल बोलते हैं, एरोसॉल, एरोसॉल। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें द्रव प्रक्षेपित अवस्था है, प्रक्षेपण माध्यम आपका ठोस है, तो यहाँ पर जो कोलाइडी बनेगा वो कौन होगा, जेल होगा। ऐसे ही प्रक्षेपित अवस्था द्रव ही रहेगी, प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव होगा, तो वो आपका पायस कहलाएगा। और ऐसे ही अगर द्रव प्रक्षेपित अवस्था है, प्रक्षेपण माध्यम गैस है, तो वहां पर जो आपका निकाय बनेगा वो कहलाएगा द्रव एरोसॉल। ठीक, तो इतनी चीजें पहले आप यहाँ पे समझ रहे हैं। अब आप देखिए इसमें जो होते हैं आपके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए जैसे जेल में आपका आता है, कई चीज आप जानते भी हैं इसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए इसमें दिखा सकते हैं
पनीर ले लीजिए, पनीर जेली, ठीक है। और इसमें हो जाएगा दूध, और इसमें बादल हो गया, कोहरा हो गया, ठीक है, ये दिखा सकते हैं। तो ये है आपके पहले दो प्रावस्थाओं को बताया गया, एक गैस प्रावस्था का और एक द्रव प्रावस्था का। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था आपकी गैस है, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस है, और प्रक्षेपण माध्यम जो आपका है वो ठोस और द्रव है। जब ठोस रहेगा तो झाग या फेन बनेगा, झाग या फेन बनेगा, और जब द्रव रहेगा तो वहां पे ठोस फॉर्म बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देनी है थोड़ी सी, यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, उसको सही कर लीजिएगा। उल्टा हो गया इसमें, इसको ऐसा करिएगा कि यहाँ पर ठोस यहाँ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ठोस फॉर्म मैंने यहाँ दे दिया है, और ये आपका द्रव वाले में होगा, बस। बाकी एग्जाम्पल सब सही है, ठीक, एक बार देख लीजिएगा सही से। अच्छा, अब चलते हैं अगले प्रावस्था में। ठोस का ठोस वाले में चलते हैं, तो ठोस सॉल्व बनता है, ठोस सॉल्व बनते हैं, स्पेशली यहाँ पे सॉल्व बनता है, और यहाँ ठोस एरोसॉल बनते हैं, एरोसॉल बनते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस में आ रही है तो जब ठोस के साथ दिखाते हैं तो ठोस सॉल्व बनता है, ठोस का द्रव के साथ दिखाते हैं तो स्पेशली सॉल्व बनता है, और अगर ठोस का गैस के साथ दिखाते हैं तो ठोस एरोसॉल बनता है, ठीक। तो ये है तीन प्रावस्थाएं आपकी अलग से। अब इसमें कौन कौन से आती हैं, जैसे इसके देख लेते हैं आप। तो इसके अंतर्गत जो आपका आता है वो मोती, ठीक है। जैसे आपने देखा है कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट दोनों घटक आपके जो रहेंगे प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होंगे, ठोस में ही होंगे, ठीक। तो ये आते हैं आपके इसके अंतर्गत। अब ऐसे ही आप दिखाएं सॉल्व में, जैसे आपका होता है जितने भी धातुएं होती हैं, इसमें आप गोल्ड सॉल्व ले सकते हैं, सल्फर सॉल्व ले सकते हैं, गोल्ड सॉल्व। और इसके बाद ठोस और गैस का जो होता है, इसमें कुहासा या धुंध कह सकते हैं, सीधे धुंध। तो ये चीजें हैं इतनी आपकी। इसको एक बार अच्छे से आप सभी लोग कॉपी करेंगे और देखिएगा इसमें कहीं कुछ माध्यम अगर आपको डिस्टर्ब करता है चेक कर लीजिएगा, एक बार आप लोग मिला भी लीजिएगा। तो जितनी चीजें आपको बताई गई इसमें बस यही पूछी जाती हैं। एक आपको ये याद रखना है, ये वाला, और एक ये शॉल वाला, ठीक है। कहा जाता है जब प्रक्षिप्त प्रावस्था आपकी ठोस में हो और प्रक्षेपण माध्यम आपका द्रव हो तो ऐसी स्थिति में जो कोलाइडी बनता है वो क्या होता है, तो शॉल कहलाता है। और जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं तो उसमें जो कोलाइड हमारा बनता है वो कहलाता है पायस, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोग ये समझ गए होंगे यहाँ कोलाइडी निकाय क्या क्या है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ अगर कहीं डाउट्स होगा तो आप जरूर बताइएगा। चलिए नोट करिएगा इसको। अब अगर आप नोट कर चुके हैं तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए आगे जो आपसे बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत वो है आपका द्रव विरोधी और द्रव विरोधी सॉल और द्रव स्नेही सॉल, ठीक। द्रव विरोधी सॉल और द्रव स्नेही सॉल। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्रव विरोधी सॉल कहा यह जाता है कि जो पदार्थ द्रव में घोलने पर
आसानी से नहीं घुलते हैं, जो पदार्थ द्रव में घोलने अर्थात प्रक्षेपण माध्यम जो आपका हो वो कैसा हो, द्रव हो। जो पदार्थ प्रक्षेपित माध्यम में या कहा जाए द्रव में घोलने पर आसानी से नहीं घुलते हैं तो उसे कहते हैं द्रव विरोधी पदार्थ। और इसके द्वारा जो कोलाइड आपके तैयार होते हैं, जो कोलाइड आपके बनते हैं, उसे आप कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरोधी सॉल्व। ठीक, द्रव विरोधी सॉल्व में क्या होता है कि जो पदार्थ आप डाल रहे हैं उनका द्रव के साथ कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब द्रव के साथ उसका कोई आकर्षण नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपस में घुल नहीं पा रही है। जब वो आपस में घुलती नहीं है, इसका मतलब दोबारा अगर हम उनको फिर से चाहें तो वहां पर हम उसको अलग नहीं कर सकते, उनको हम एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसको कहा जाता है कि जो द्रव विरोधी सॉल्व होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं, वो एक अनुत्क्रमणीय सॉल्व कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय सॉल्व का मतलब ये होगा कि अगर किसी कारण वहां फॉर्मेशन हो भी गया तो दोबारा आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अनुत्क्रमणीय सॉल्व यही होते हैं आपके पास। अब इसके बाद देखिए, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि जो चीजें आपको बताई गई द्रव विरोधी सॉल्व के रूप में। अब इसमें आगे मैंने आपको क्या बताया कि इसके द्वारा जैसे द्रव विरोधी सॉल्व जो आपका है, मैंने कहा अगर इसमें वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा अगर आप मिला देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या होता है, तुरंत अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी का जस्ट अपोजिट, यदि आप द्रव विरोधी सॉल्व की डिफिनेशन को समझ पाए, क्या कहा आपने कि ऐसे पदार्थ जो द्रव में घोलने पर कोलाइडी अवस्था में नहीं जा पाते हैं, कोलाइडी अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, वो द्रव विरोधी पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे विलयन को, जो विलयन आपको बनता है, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड जो आपका होता है, तो बता रहे थे आपको कि इसमें जो द्रव स्नेही सॉल्व आपका होता है, द्रव स्नेही सॉल्व में आपको ये जानना है कि जो पदार्थ, जैसे द्रव विरोधी को भी मैंने बताया था, उसको आप फिर सुन लीजिएगा एक बार रिवर्स करके। द्रव स्नेही सॉल्व जो आपके होते हैं उसके अंतर्गत आपको जानना है कि जो पदार्थ द्रव में घोलने पर आसानी से क्या करते हैं, कोलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं, वो कहलाते हैं द्रव स्नेही पदार्थ। और द्रव स्नेही पदार्थ के द्वारा जो बनता है आपका विलयन, वो कहलाता है द्रव स्नेही सॉल्व। अगर यहाँ पे द्रव के रूप में आपका जल रखा जाता है तो उसे आप जल स्नेही भी कहते हैं। ठीक है, उसे जल स्नेही भी कहते हैं। इसी तरह से अगर द्रव विरोधी कोलाइड की अगर हम आपसे बात करते हैं, वहां पे अगर आपका द्रव जो है वो जल के रूप में होता है, जल होता है, तो वहां पे आप कहेंगे उसे जल विरोधी कोलाइड। और इसमें क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड में इसमें वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा डालने पर उसका अवक्षेपण नहीं होता है। और इसमें द्रव के कणों के बीच में जो पदार्थ आप डालते हैं उनके बीच में एक प्रबल आकर्षण होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पदार्थ आपके रहते हैं उनमें ये उत्क्रमणीय सॉल्व के रूप में, जैसे कि आपने कहा द्रव विरोधी सॉल्व जो आपके होते हैं वो अनुत्क्रमणीय सॉल्व होता है, और इसी तरह से द्रव स्नेही जो सॉल्व आपके होंगे वो उत्क्रमणीय सॉल्व होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को जैसे आपको बताया गया अभी, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज के लिए, थोड़ा सा इसमें कट हो गए होंगे ज्यादा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने की वजह से, तो इसको आप लोग पहले सेट कर लीजिएगा, मतलब कि एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। कुछ अगर दिक्कत होगी तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करूंगा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को लेकर के। ठीक, और इसमें एक वर्क आपके लिए यही है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, इन दोनों के अंतर जो आपको मिल सके वो आप जरूर बताइएगा। अगर उस अंतर आ जाते हैं आपको समझ में तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।